सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी में सुबह एक घर में रसोई गैस में रखे सिलेंडर के लीक होने की वजह से आग लगने की वजह से 2 घर बुरी तरह से जलकर राख हो गए। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे हरीश श्रीवास्तव के घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कि उसके बगल वाली झोपड़ी ने भी आग पकड़ ली और देखते ही देखते दोनों ही परिवारों के घर जलकर स्वाहा हो गए। हादसे में 2 मवेशियों की भी जलकर मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरीके से झुलस गए हैं। पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंडिया लाइव 24 के लिए हल्द्वानी से शेखर नागीला की रिपोर्ट। पिछले दिनों करनाल में लूट की वारदातों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बदमाश लूट और लूट का प्रयास करके फरार हो जाते थे। इतना ही नहीं, जाने से पहले चाकुओं से उनके शरीर पर गहरे निशान दे जाते थे। पिछले दिनों एक ही दिन में 3 लूट के प्रयास और लूट की वारदातों को अंजाम देकर उन पर चाकुओं से वार करके फरार हो गए थे, जिसमें 3 अलग अलग लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये बदमाश दहशत फैलाने और नशे का सामान खरीदने के लिए रात के समय लोगों को चाकू मारकर घायल करके उनका कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो जाते थे। फिलहाल कोर्ट में इन आरोपियों को पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि बाकी फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। देखना यह होगा कि आखिर कब तक बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को करनाल पुलिस कम करने में कामयाब होती है। थी हार्ट के केसेस 3 रजिस्टर हुए थे, उनमें 3 लोग इंजर्ड थे। तो उसमें आया था कि 6 आदमी थे हमले करने वाले, 2 बाइक पे थे। उसमें हमने 3 मुकदमे अलग अलग FIR लॉन्च कर दी थी। उसके संबंध में हमने आज हमारी सदर बाजार की टीम ने, श्याम सुंदर ने और उनकी जो टीम है, 4 आदमियों को अरेस्ट किया है। इनका रिमांड लिया जाएगा। उससे बाद पूछताछ में 2 का नाम 2 इन्होंने और डिस्क्लोज किए हैं, भाई 2 आदमी और हैं, उनको भी हम कल तक अरेस्ट कर लेंगे और कोर्ट पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। किस तरीके से वारदात को अंजाम देते थे? पहले भी इनकी कोई इस तरीके की हिस्ट्री है? अभी तक कोई हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। बाकी अभी रिमांड लेंगे, उसके बाद जो भी इसकी हिस्ट्री वगैरह पता करेंगे वो हम आपको बता देंगे। सर, जिनको चाकू मारा था उनकी हालत कैसी है? उनकी एक को तो पेट में चाकू लगा था, एक इसमें डिस्चार्ज हो चुका है, एक थोड़ा सीरियस थी, वो अभी ठीक है, दूसरे भी ठीक है। तो पहले भी कोई मामले सर इनके खिलाफ? नहीं, अभी वो करेंगे, हम पता करेंगे। स्नैचिंग का मामला था वो भी इनके? अभी तो यही लग रहा है कि नशे की हालत में और उत्पात और अपना दहशत मचाने के चक्कर में उन्होंने। स्नैचिंग की जो वारदातें सर सामने आ रही थी वो भी नहीं, इनके पास अभी स्नैचिंग अभी पता करेंगे, अभी कोई रिपोर्ट। सर, कोई हथियार इनके पास है? चाकू वगैरह? वो ऐसा है जी, अभी रिमांड लेंगे, मोटरसाइकिल और हथियार इनसे बरामद कर लेंगे। तो 3 राहगीरों को जो चक्कू मार के घायल किया था, तो उसमें हमारी SHO सिटी और हमारे सदर बाजार चौकी इंचार्ज ने बड़ा मेहनत करके और सारी चीज़ करे इसका खुलासा किया है। तो इसमें हमने 4 मुलजिमों को आज गिरफ्तार किया है, राउंड अप किया है। और इनको गिरफ्तार करने के बावजूद जो इन्होंने चक्कू वगैरह जिस चीज़ में यूज़ किए थे और मोटरसाइकिल वगैरह बरामद करनी है, तो इन्होंने अलग अलग इसमें घटना को अंजाम दिया है।
2 तो एक जगह है, तीसरा एक उसमें है, वो है। और इन जो आदमियों को, इनको जो चाकू मारे हैं, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई किसी चीज़ का वो नहीं थी। ये एक शहर में दहशत फैलाने के लिए उसमें वो थी कि भाई इस तरह की घटना करेंगे तो दहशत फैलेगी। तो इस संबंध में इन चारों को हमने गिरफ्तार किया, 4 मुलजिम हैं, और इसके बारे में आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको इनके नाम भी दे देंगे। तो इसमें हमारी जो SHO साहब की जो हमारे लिए बड़ी सरदर्दी थी कि भाई और घटना ना हो, या और कोई त्योहारी सीजन चल रहा है, सारी चीज़ उसमें है, और हमारे लिए चैलेंज भी था। सर 4 ही आरोपी और भी आरोपी? इसमें 6 आरोपी थे। अभी तक हमने 4 आदमियों को, आरोपियों को इनको गिरफ्तार किया। 6 आरोपी थे, 2 मोटरसाइकिल पे 3 थे। तो जो सर घटना रोड है सर, अंधेरा है, तो अंधेरे का फायदा उठाते थे क्योंकि लाइटें नहीं है वहाँ। नहीं, जैसे अंधेरा के अकेले आदमी को देख के नहीं। और इसमें ये ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 करनाल। झारखंड राज्य के गुमला जिले में लगातार हत्याकांड हो रहे हैं। अपराधियों का हौसला बुलंद है। अपराधियों को नकेल कसने में पुलिस विफल हो रही है। घाघरा थाना क्षेत्र के चुंदरी सीमांत पर नवा टोली में सगे भाई बहन का पुलिस ने शव बरामद किया। दोनों की पहचान कोटा माटी ग्राम निवासी वीरेंद्र भगत का पुत्र संजीव उराव और पुत्री ममता खाका के रूप में पहचान हुई। चाचा बालकिशन उराव ने दोनों की पहचान की। हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है, जबकि वेलेनो वाहन रुकी कुसुम मोड़ के समीप से पुलिस ने बरामद की। घटना के बाबत मिली जानकारी के अनुसार दोनों मृतक अपने घर कोटा माटी गांव अपनी बहन को छोड़ने वेलेनो वाहन से आए हुए थे। उन्हें छोड़ संजीव और ममता देर शाम 7:30 बजे लोहरदगा के लिए निकले थे। घर नहीं पहुंचने पर उनके परिजन परेशान हुए। खोजबीन में कोई पता नहीं चला। वह चंदूरी नवाटोली सड़क किनारे कुछ दूरी पर स्थित संजीव उराव का शव मिला, जबकि कुछ दूरी पर उसकी बहन ममता खाका का शव ढोबा से बरामद हुआ। चुंदरी नवाटोली और बेती दोनों का बीच परिसीमन में 2 भाई बहन का निर्मम हत्या हुआ है। हत्या होने के बाद में ग्रामीण यहाँ भय में जी ही रहा है, डर बना हुआ है। ग्राम पंचायत गांव कोटामाटी का इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। मेरा भतीजा संजीव रंजन भगत अपने से छोटी बहन संगीता खाका को कर्मा के लिए पर्व मनाने के लिए गांव छोड़ने के लिए आया था। छोड़ने के बाद घर में छोड़ने के बाद 7:10 में घर से निकला और लोहरदगा पहुंचा ही नहीं। लोहरदगा जाने के लिए निकला था, पहुंचा नहीं, जिसके कारण से जब 7:45 बजे फोन किया गया तो पता चल रहा है कि वो लोग नहीं पहुंचा है। तो उसी समय से हम लोग प्रयास खोजबीन, कहीं मर मेहमानी चला गया होगा या किसी तरह का दुर्घटना हो गया होगा कहके हम लोग ऐसा सोच के प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक शिकायत मेरा जरूर रहेगा। लोहरदगा थाना में चूंकि हम 12 बजे रात में गए थे, हमको सहयोग कीजिए कहके, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई या फिर घाघरा थाना को सूचना नहीं किया गया। ये बड़ी दुखद बात है। कम से कम सूचना हो जाता तो शायद मेरा बेटा भतीजा लोग आज शायद जिंदा रहता। घाघरा थाना अंतर्गत थाना से 8-9 किलोमीटर दूरी पर चुंदरी नवाटोली में एक भाई बहन का डेड बॉडी मिला है। दोनों को पत्थर से पूछ के मारा है। इसमें भाई का नाम है संजीव रंजन भगत और लड़की का नाम है ममता खाका। ये दोनों लोहरदगा में रहती है और अपना पूजा पर्व के टाइम में अपने गांव कोटामाटी में आया हुआ था और कोटामाटी से लौटने के क्रम में इन लोगों के साथ ऐसे घटना घटा है। हम डेड बॉडी अपने कब्जे पर ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोग भेज रहा है। हम लोग FSL, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड का मदद मांगा है। जैसे हमारा टीम आएंगे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम लोग जल्दी इसको जो भी मारा है इस केस का खुलासा हम लोग करेंगे। बेसिकली एज पर द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको जो मिला है, जो गाड़ी जो इन लोगों का हमारे विक्टिम का है, वो इन लोगों का डेड बॉडी के बीच में 10 से 12 किलोमीटर का दूरी पर इन लोगों का गाड़ी बरामद हुआ है। उसपे भी अभी हम लोग फिंगरप्रिंट ब्यूरो के माध्यम से फिंगरप्रिंट उठाने का काम कर रहा है। हत्या के पीछे कारण हमको अनुसंधान के बाद ही पता चलेंगे। जब हम लोग अनुसंधान शुरू करता है, हम लोग ओपन माइंड से शुरू करता है, हम लोग हर एंगल का चेक करता है और जो सही है उस पर हम लोग लास्ट में पहुंचाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने जब से 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, तब से ही देश भर में इन कानूनों का विरोध हो रहा है। किसानों के साथ मिलकर विभिन्न किसान संगठन धरने प्रदर्शन से लेकर अन्य कई तरह के आंदोलन कर इन 3 नए कृषि कानून का विरोध करते आ रहे हैं। वहीं दशहरे के दिन किसान यूनियन ने पीएम का पुतला जलाया है। देश भर में दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने 3 कृषि कानून के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी बताते हुए उनका पुतला फूंका। किसान नेता कंवरपाल करोड़ा ने कहा कि जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रावण जलाया जाता है, इसी तरह से हम बुराई रूपी प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को लिखित रूप में एमएसपी नहीं दिया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वे भी सरकार वापस लें। क्या आपका सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं आप? देखिए, सरकार ने पिछले दिनों 3 कृषि कानून हैं जो किसानों के बिल्कुल विरोध में हैं, ये कानून पास कर दिए हैं। इन 3 काले कानूनों को निरस्त करवाने के लिए लगातार भारतीय किसान यूनियन और देश के किसान संगठन संघर्ष कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज देश के अहंकारी प्रधानमंत्री, मैं इसलिए कहूँगा अहंकारी कि अहंकार में इस कदर डूब चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको देश का किसान, देश का नौजवान कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने मनमाने फैसले देश की जनता पर थोपना चाहते हैं। उसी के विरोध में आज हमने दशहरे के दिन, क्योंकि कहते हैं कि दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, आज इस अहंकारी रावण का, नरेंद्र मोदी रूपी अहंकारी रावण का पुतला जला के हम इस चीज़ की चेतावनी देना, खत्म करके किसानों से बातचीत करके 3 कृषि कानून वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज होंगे। तो आपने, अगर सरकार ने आपकी बातें नहीं मानी तो आप क्या करेंगे? देखिए, सरकार किसी भी स्तर पर सरकार बात मानने के मूड में दिखाई नहीं देती। सरकार ने 302 के मुकदमे, 307 के मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज कर रखे हैं। आज भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर, हमारा यहाँ जिला कैथल का प्रधान है होशियार गिल, उसको भी किसान सुबह से उठाकर थानों में बिठा रखा है और पूरे प्रदेश में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुतला ना जलाने के लिए थानों में बिठा लिया है। सरकार किसानों को डराना चाहती है, लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो समय रहते सरकार ये जो गलत मुकदमे दर्ज किए हैं इनको वापस ले ले, नहीं तो फिर 29 अक्टूबर को अम्बाड़ा कैंट के स्थित मोहड़ा मंडी है, एक बहुत बड़ी मंडी, बिल्कुल NH1 के ऊपर, हाईवे के ऊपर, अगर 28 तारीख तक ये झूठे मुकदमे दर्ज नहीं किए और ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए, तो वहाँ से हरियाणा के किसान एक बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। आगरा में लगातार एटीएम कार्ड फ्रॉड करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। रविवार को एक बार फिर से शातिर अपराधियों ने यहां एक व्यक्ति को अपना शिकार बना डाला। दरअसल पीड़ित व्यक्ति कोटा का रहने वाला है, जो आगरा में अपने किसी रिश्तेदार के घर आया हुआ था। यहां एक्सिस एटीएम मशीन होटल डायमंड VIP रोड पर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के 15 मिनट बाद ही शातिर बदमाश ने 10-10 हज़ार करके 90,000 रुपये निकाल लिए। दरअसल ये शातिर अपराधी एटीएम मशीन के आसपास ही घूमते रहते हैं और जब कोई व्यक्ति एटीएम मशीन से पैसे निकालने आता है तो बड़े ही शातिर तरीके से पीछे खड़े होकर पिन कोड देख लेते हैं और व्यक्ति को बातों में लगाकर कार्ड बदलकर घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, जांच की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में दशमी तिथि लगते ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो चुका है। सादगीपूर्ण तरीके से शहर में दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई। इनका विसर्जन सरयू के निर्मल कुंड पर हो रहा है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि अयोध्या जनपद में 1400 स्थलों पर मूर्तियों की स्थापना हुई है, जिनमें से कुछ मूर्तियों का विसर्जन 25 अक्टूबर जबकि कुछ का 26 अक्टूबर को होगा, जबकि रुदौली में भी 26 तारीख को ही होगा। लेकिन सुल्तानपुर सीमा से सटे इलाकों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 30 अक्टूबर को होगा। दावा किया गया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। शहर में माता के जयकारे के साथ ही कम तादाद में शोभा यात्रा भी निकाली गई। कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा एक साथ नहीं चली। परंपरागत दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सभी दुर्गा प्रतिमाएं इकट्ठा होती थी। इसके बाद ही शोभा यात्रा के रूप में निर्मली कुंड पहुंचकर विसर्जन होता था। लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हुई। कोविड-19 को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति ने अयोध्या जनपद में फैजाबाद नगर में सुबह 10 बजे के बाद
माँ की प्रतिमाएं अपने स्थलों से निकल कर आना चालू हुई हैं और 11:01 पर माँ की प्रथम प्रतिमा का विसर्जन यहाँ पे शुरू किया गया। जैसे ही दशमी लगी और लगातार शहर से माँ की प्रतिमाएं आ रही हैं और कोविड नियमों के तहत छोटे वाहन से कम लोग माँ का जयकारा लगाते हुए आ रहे हैं और विसर्जन यहाँ पे हो रहा है धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरीके से। इसी तरीके से बीकापुर में और जगह जगह पे जहाँ भी विसर्जन का कार्यक्रम है माँ की प्रतिमाएं वहाँ विसर्जित की जा रही है और पूरे फैजाबाद जनपद में लगभग 14 से स्थानों पर माँ की प्रतिमाओं का स्थापना हुई है। लगभग 300-400 स्थानों पर आज प्रतिमा का विसर्जन होगा। कुछ अयोध्या में 2 दिन विसर्जन होता है, 25 और 26 होगा अयोध्या में, रुदौली में 26 तारीख को, सोहल में 26 तारीख को होगा और बाकी जगहों पे जो सुल्तानपुर से सटी सीमा है वहाँ पर 30 तारीख को होगा विसर्जन। प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था? अब प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे संतोषजनक है और उसके साथ साथ केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति के हमारे संरक्षक विजय गुप्ता जी, रामलीला के प्रभारी प्रेमनाथ राय जी, सुप्रीत कपूर जी, अतुल जी, सारे यहाँ पे जो जोनल प्रमुख है, सेक्टर प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, सुबह से लगे हुए हैं और लगातार इस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं जिससे कि बहुत ही अच्छे ढंग से विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हो सके। जो है पर्व है विसर्जन, देखिए आप लोग जानते हैं इस बार कोरोना गाइडलाइंस क्योंकि प्रभाव में है, तो इस वजह से जैसे पहले हुआ करता था सार्वजनिक स्थानों पे, सड़कों पे, पार्कों में पहले पूजा पंडाल लगते थे, बट इस बार ऐसा कुछ भी मतलब अनुमति नहीं दी गई है। सब लोगों ने अधिकतर अपने घरों पे या अपने नज़दीक के मंदिर में जहाँ पे भी उनको सुविधाजनक लगा उन लोगों ने लिखित में हमसे अनुमति मांगी और हमने करीब 40 मूर्तियों की जो है लिखापढ़ी में हमने अनुमति जारी की है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पर बिठाया है, तो दुर्गा पूजा समिति द्वारा हमें बताया गया कि लगभग 150 मूर्तियाँ इस बार मतलब विसर्जित की जाएंगी और लोगों को ये बताया गया कि जैसे हर बार जुलूस के शक्ल में या वैसे होता था प्रॉपर, पहले जीआईसी में मूर्तियाँ इकट्ठा हुआ करती थी और उसके बाद फिर एक साथ सब मूव करती थी, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बार सब लोगों को बताया गया कि चौकी क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने मतलब पुलिस के माध्यम से सभी समितियों को सूचना दे दी थी और समय सबका डिवाइड कर दिया गया है। हर चौकी क्षेत्र को एक अलग टाइम दिया गया है ताकि यहाँ मतलब जो है अपना निर्मली कुंड पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और सब कुशलता से आराम से सब लोग यहाँ पे विसर्जन कर सकें, तो ये हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है। ये निर्मली कुंड है, यहाँ पे हमेशा से जो है दुर्गा पूजा मूर्तियों की जो है यहाँ पे हमेशा विसर्जन होता रहा है काफ़ी पुराने समय से और इसमें दुर्गा पूजा समितियों का समन्वय से हम लोग हर बार यहाँ पे करवाते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करवाया था और इस बार भी हम लोगों ने करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले के महामाया तालाब में महाआरती और गंगा आरती का आयोजन किया गया। नवागढ़ के महामाया तालाब में हुई इस आरती का आयोजन शमी गणेश महामाया शारदा पर्यटन समिति की ओर से किया गया, जिसमें नगर से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, जिसमें नगरवासी पूरी आस्था के साथ शामिल होते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते राजनांदगांव के प्रसिद्ध मंदिर मां पाताल भैरवी में भी भक्तों की भीड़ नदारद थी, जबकि नवरात्र के मौके पर बीते सालों में यहां राज्य भर से भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन इस बार नगर के गिने चुने लोगों ने ही मां के दर्शन किए। आपको बता दें कि मां पाताल भैरवी का ये मंदिर बर्फानी धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां मंदिर के गर्भगृह में मां काली की भव्य विशाल मूर्ति विराजमान है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। देवास के पिपलरावा में 9 दिवसीय नवरात्रि का समापन बड़े ही धूमधाम से किया गया। नवरात्र के आखिरी दिन मीठी कुंडी कंजर डेहा में स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियों का नर्मदीय तालाब में विसर्जन किया गया। कोरोना के चलते इस बार मंदिरों से जुलूस निकालने पर मनाही थी, इसीलिए बिना जुलूस निकाले ही देवी की प्रतिमाओं को ट्रैक्टर के जरिए तालाब तक ले जाया गया। तालाब में महाआरती और फिर महाप्रसादी का वितरण करने के बाद मां दुर्गा का विसर्जन किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।